नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि परिसीमन आयोग 20 दिसंबर को सहयोगी सदस्यों के साथ एक बैठक करने जा रहा है। अब उस बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की सिफारिश उसमें हो सकती है। और साथ ही अगर बात करें 2 से 3 सीटें आरक्षित करने पर भी विचार किया जा रहा है। पुडुचेरी के मॉडल पर कश्मीरी पंडित विस्थापितों को मिल सकता है बड़ा लाभ। और साथ ही अब जबकि 20 दिसंबर को एक मीटिंग परिसीमन आयोग ने बुलाई है, तमाम जितने भी एसोसिएट मेंबर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे। कौन कौन शामिल हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या कुछ खास रहेगा इस पर सबकी नजर टिकी है। क्योंकि कश्मीरी पंडितों के पहली बात जो सामने आ रही है कश्मीरी पंडितों के हवाले से कि उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की सिफारिश इसमें की जा सकती है। 2 से 3 सीटें आरक्षित करने पर भी विचार किया जा सकता है। और यह भी बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित विस्थापितों को पुडुचेरी के मॉडल पर बड़ा लाभ मिल सकता है। अब जो टाइम बाउंड दिया गया है उसमें क्या रिपोर्ट पेश होगी, और साथ ही जो 20 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है क्या कुछ उसमें खास रहेगा। जो सीटें आरक्षित करने की बात कही जा रही है उसके हवाले से क्या जानकारी है, चलिए रुक करते हैं। हमारे सीधे साथी विनोद कुमार हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी बताइएगा, 20 दिसंबर को जो ये एसोसिएट मेंबर्स की मीटिंग बुलाई गई है इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, जो एसोसिएट मेंबर है उसमें हमसे जाहिर सी बात है कि जो एमपीज होते हैं वो एसोसिएट मेंबर्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर से, तो 3 एमपीज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जिसमें अकबर लोन है, हसनैन मसूदी, जस्टिस हसनैन मसूदी हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं। अगर जम्मू की बात करें जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, 5 एसोसिएट्स मेंबर हैं। और अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक्सपेडाइट सिस्टम को एक्सपेडाइट किया जा रहा है। जो लोग ये कह रहे थे कि इलेक्शन करवाने का मूड नहीं है केंद्र सरकार का, उनके लिए ये सीधा सीधा एक जवाब है उनके लिए कि कहीं ना कहीं परिसीमन आयोग गंभीरता से जो डिलिमिटेशन प्रोसेस को करना है वो कर रहा है। और मुझे लगता है कि 20 तारीख को सभी एसोसिएट मेंबर्स को जाना चाहिए। और जिस तरीके से ये आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमर्जी के मुताबिक परिसीमन आयोग के कार्य प्रणाली में दखल अंदाजी कर रही है, उस पर भी वो अपने विचार रख सकते हैं। वो रख सकते हैं कि किस किस जगह पे कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसलिए इस मीटिंग में सभी एसोसिएट मेंबर्स को जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और वहीं पर जहां पर बात की जा रही है सीटों को आरक्षित करने की, 2 से 3 सीटें आरक्षित की जा सकती है, इसका क्या कुछ आधार हो सकता है? देखिए, कश्मीरी विस्थापित पंडित लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि उनका प्लान हुआ 1989 में, उसके बाद से लगातार उनकी प्लाइट्स, उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाउस के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। जब हाउस के अंदर उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी बात पटल पर नहीं रखी जा रही है। इसलिए वो लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को भी अपना मेमोरेंडम दिया था, उसमें ये डिमांड की थी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए विधानसभा में होनी चाहिए। उन्होंने तो राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। और उसके बाद जब रिसेंटली गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, उनसे भी उन्होंने बात की थी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने लिखित में दिया है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है। रिप्रेजेंटेशन के लिए लाजमी है कि सीटें आरक्षित की जाए। अब ये कहा जा रहा है कि परिसीमन आयोग ये सिफारिश कर सकता है कि 2 से 3 सीटें आरक्षित की जाएं, सुनिश्चित किया जाए कि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो। हालांकि अभी तक अगर आरक्षण मिल रहा है तो अभी तक सिर्फ एससी कम्युनिटी को आरक्षण मिल रहा था। अब एसटी, जब 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव हुआ तो एसटी को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रही है, लेकिन किसी कश्मीरी पंडितों को इस आधार पर नहीं मिल सकता। लेकिन उन्होंने ये डिमांड किया कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आखिर में ये बताइएगा कि कमीशन को जो रिपोर्ट पेश करनी है, जो टाइम बाउंड है उसका क्या उसके अंदर संभावना है कि वो रिपोर्ट पेश की जाएगी?
देखिए, जिस तरीके से 20 को इन्होंने मीटिंग कॉल किया है, तो मुझे लगता है कि 6 मार्च 2022 को इनका टेन्योर खत्म होना है। इसकी 1 साल ऑलरेडी एक्सटेंशन मिल चुकी है। हालांकि हाउस के अंदर गृह राज्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कोई हमने वादा नहीं किया कि 6 मार्च से पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन दे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जल्द ही जल्द अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे। उसके बाद इसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा और पब्लिक डोमेन में जो क्वेरीज होंगी, जो ऑब्जेक्शंस होंगे, वो रखे जाएंगे ताकि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पर अमल हो सके। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे फिर ज्वाइन करेंगे। तो जिस तरह से विनोद जी इस खबर के हवाले से जानकारी दे रहे थे कि सहयोगी सदस्यों के साथ 20 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है, परिसीमन आयोग ने जो बैठक बुलाई है उस पर क्या कुछ खास रहेगा और कितनी संभावना है कि वक्त पर जो रिपोर्ट कमीशन ने पेश करनी है वो टाइम बाउंड के अंदर पेश की जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अब जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक की, क्योंकि जनरल हाउस की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस बेहद हंगामेदार रहने का अंदेशा इसमें जताया जा रहा है। अब हाउस को ऑनलाइन लगाने की भी जो मांग है वो भी उठ रही है और कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने खोला था नगम के खिलाफ मोर्चा। अब जो हाउस को ऑनलाइन लगाने की मांग उठाई जा रही है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और जो जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक की अब शुरुआत हुई है, इस कितना हंगामेदार होगा, कितना शांत होगा, चलिए विनोद जी से जानते हैं। विनोद कुमार हमारे साथ एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी बताइएगा, जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक की जो शुरुआत हुई है इसमें क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, अगर मैं बात करूं प्रियंका, तो ये 9 महीने के बाद मीटिंग हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, 9 महीने के बाद ऑफलाइन मीटिंग होगी जब, तो बहुत सारे सवाल, क्वेरीज जो हैं वो कॉर्पोरेटर्स की रहती हैं। तो ये सोच के चलना चाहिए कि हंगामा शुरू हो चुका है। जो अपोजिशन के कॉर्पोरेटर्स है, इवन भाजपा के कॉर्पोरेटर्स की भी बहुत सारी क्वेरीज हैं और उन क्वेरीज को उठाया जाएगा। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि आपके पास समय कम है। इस बार भी इन्होंने सिर्फ एक सवाल और एक रेजोल्यूशन ही पेश करने की अनुमति दी है। तो लोगों के या कॉर्पोरेटर्स के बहुत ज्यादा सवाल होते हैं, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं मिल पाता है, इसलिए हंगामा होना लाजमी हो जाता है। मुझे लगता है कि इस बार भी हंगामा हो रहा है और इस मीटिंग को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर कॉर्पोरेटर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि एक दिन की जनरल हाउस की मीटिंग में सारे मसौदों पर चर्चा नहीं हो सकती है, लिहाजा इसको एक्सटेंड करना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं पर हाउस को जो ऑनलाइन लगाने की मांग उठाई जा रही है, क्या उसका कारण बताया जा रहा है? देखिए, हाउस को ऑनलाइन नहीं, पहले वर्चुअल मोड पे लगाया जाता था, लेकिन अब ये डिमांड की जा रही है कि हाउस हर महीने लगे, क्योंकि 9 महीने के बाद हाउस लगता है तो प्रियंका बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा था तो फॉगिंग मशीन को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ था। अभी रिसेंटली जब हाल ही में जो येलो लाइन डाली गई थी, उस येलो लाइन को लेकर के भी जो कॉर्पोरेटर्स हैं उनका कहना है कि हाउस की प्रोसीडिंग में ही इसका फैसला लिया जाना चाहिए। हाल ही में नानक नगर में जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी उसका भी विरोध हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, तो कॉर्पोरेटर्स चाहते हैं कि नियमित तौर पर इसको सुनिश्चित किया जाए कि हर महीने जनरल हाउस की मीटिंग लगे, ताकि जो सवाल है लोगों की जो क्वेरीज हैं वो हाउस के अंदर रखी जा सके। बिल्कुल, शुक्रिया विनोद जी इन 2 खबरों पर ज्वाइन करने के लिए। तो विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे, सबसे पहले जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक के हवाले से कि हो सकता है कि इसकी शुरुआत जहां एक तरफ हो चुकी है वहां पर इसे एक्सटेंड भी किया जाए और हाउस को ऑनलाइन लगाने की जो मांग उठाई जा रही है उससे जो लोगों की समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान हो पाएगा। तो चलिए अब रुक करते हैं कश्मीर का, क्योंकि कल कश्मीर के बांडीपुरा में जो मिलिटेंट अटैक हुआ जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उस हवाले से जो सीसीटीवी फुटेज एक जारी किया गया है और 10 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज है, उसमें जो शख्स स्पॉट किया गया है बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है। और पुलिस की तरफ से क्या जानकारी आई है वो आपको बताएंगे, क्योंकि बांडीपुरा मिलिटेंट अटैक की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स को संदिग्ध माना जा रहा है। संदिग्ध की तलाश के लिए पुलिस ने मुहिम शुरू कर दी है और कल
आतंकियों ने 2 पुलिस वालों को शहीद किया था। जिस तरह से कल बांडीपुरा में अटैक हुआ, तो आप देखिए तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है, इस 10 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स देखा जा रहा है, संदिग्ध बताया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं बांडीपुरा का। बांडीपुरा से हमारे संवाददाता जहूर हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर, बताइएगा सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है इस हवाले से और क्या जानकारी सामने आ रही है? कल शाम देर गई में 2 पुलिसकर्मी सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया था और कल रात 1:30 बजे जो है पूरी रात को जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला गया और आज जो है कुछ सीसीटीवी जो उनके हाथ लगे हैं, इसमें सस्पिशियस बंदा जो लग रहा है, जो पैंट पहने हुए हैं और उस पर जो है कुछ सस्पिशियस चीजें अंदर से देखने को मिल रही है और उसको भी खंगाला जा रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रहा है। उसके साथ साथ अभी जो है मॉर्निंग में ही जो है आज विजय कुमार जो है बांडीपुरा के दौरे पे था और अभी उसने पुलिस अफसरों के साथ जहाँ पे एसएसपी बांडीपुरा और दीगर अफसर जहाँ पे हैं उनके साथ एक सिक्योरिटी मीटिंग ली है और डीटर बांडीपुरा में, और हमने भी विजय कुमार से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मीडिया को जो है इनकार करनी है इस बात से। उसके बाद वो शायद सोपोर भी जा रहे हैं, उनके लवाकिन जो कल इस वाकये में मार गए हैं उनको शायद उन लवाकिन से मिलने भी जा रहे हैं। ऐसी कुछ खबरें हमें मासूल हो रही है, लेकिन अभी तक बांडीपुरा में सुनसान वो गुलशन चौक दिख रहा है। कुछ दुकानें भी खुले हैं, लेकिन कल से जो है वहाँ पे जो अटैक जब हुआ था तो रात भर जो है सर्च ऑपरेशन भी चला दी गई। रात भर सर्च ऑपरेशन भी सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया और लगातार मिलिटेंट्स को तलाश करने की मुहिम जारी रही। वहीं पर सीसीटीवी फुटेज आज सुबह जो सामने आया है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, पर इस हवाले से क्या कुछ पुष्टि किसी तरह की कोई स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से सामने आई हो जो ये संदिग्ध स्पॉट किया गया है? क्या इस हवाले से कुछ पता चल पाया है या कुछ बताया है? क्योंकि वीडियो तो वायरल हो रहा है पर पुलिस की तरफ से कुछ भी कहा गया है? आसपास के जो भी दुकान है उनकी भी सीसी कैमरा देखे जा रहे थे कि आज दुकानों में सीसी कैमरा लगे, क्योंकि हब माना जा रहा था बांडीपुरा का हब है गुलशन चौक जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। वहाँ जो आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है, उसमें एक जो सीसीटीवी के फुटेज कुछ सेकंड्स हाथ लगे जिसमें एक सस्पिशियस बंदा लग रहा है, एक फैरन पहने हुए हैं, उसको भी देखा जा रहा है। लेकिन अभी पुलिस ने इसकी कोई पुलिस प्रेस को जारी नहीं किया। खाली शाम देर गई ने कल जो अटैक हुआ उसके बाद आईजी कश्मीर ने एक कश्मीर ट्विटर जोन जो हैंडल हुआ है उस पर एक ट्वीट किया था कि 2 पुलिसकर्मी की मौत वाक़या हो चुकी है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन है एक सोपोर से और कुपवारा लोअर से बताया जा रहा है और उनके लवाकिन के साथ शायद आज आफ्टर्स भी मिलने जा रहे हैं। और यहाँ से देखने को मिल रहा है पॉलिटिकल से लेकर सोशल एक्टिविस्ट इस अटैक को जो है कंडेम कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी, उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती इस बात पे जो है कंडेम कर रहे हैं। जी प्रियंका, बिल्कुल शुक्रिया जहूर लाइव ज्वाइन करने के लिए। तो जहूर हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 10 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज फिलहाल पुलिस की तरफ से इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया है, एविडेंस को खंगाला जा रहा है और लगातार मिलिटेंट्स को पकड़ने की जो मुहिम है वो जारी है। बड़े पैमाने पर पूरी रात जो है बांडीपुरा में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा अपडेट इस खबर के हवाले से सामने आ रहा है। पर्यटन विभाग की संपत्तियों को आउटसोर्स करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक कमेटी का गठन किया है और वित्त विभाग के आयुक्त के हाथों में सौंपी गई कमेटी की ये पूरी कमान, पूरी कमेटी की जो कमान है वित्त विभाग के आयुक्त के हाथों में सौंपी गई है और पर्यटन विभाग की चुनिंदा संपत्तियों को आउटसोर्स किया जाना है। तो एक बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के हवाले से सामने आ रहा है और आपको हम बताएंगे, क्योंकि अगर हम टूरिज्म की बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की जिस तरह से कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको भी फायदा मिल सके, तो ये जो कमेटी का गठन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए किया है और क्या कुछ जानकारी है, रुक करेंगे श्रीनगर से। हमारे संवाददाता इरफान फाजिल हमारे साथ इस खबर पर लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताइएगा पर्यटन विभाग की संपत्तियों को अब जो आउटसोर्स करने का जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उस हवाले से क्या जानकारी है?
शुक्रिया प्रियंका। अगर मैं बात करूं आउटसोर्सिंग को लेकर तो जो वादी कश्मीर का जो असासा है या खासतौर पे जो जायदाद है या कह सकते हैं कि वो हेरिटेज प्रॉपर्टीज या वो सारी चीजें जो अभी तक आउटसोर्स नहीं की गई थी, जबकि एक बड़ा फैसला आया है खास तौर पर सरकार की जानिब, जिसमें एक स्पेशल पैनल जो है हेड करेगी, जिसमें फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है मेंबर्स इंक्लूडेड रहेंगे। खास तौर पर मैं बात करूं हेल्थ एंड मेडिकल को लेकर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट, या दीगर अगर देखा जाए टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या फिर लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो ये पैनल तश्कील दी गई है, इसमें खास तौर पर अब जो है वादी कश्मीर का जो असासा है उसे आउटसोर्स करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लगातार हमने देखा कि जम्मू कश्मीर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है या जिस तरीके से उनका मानना है कि वादी कश्मीर में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो टूरिज्म के बैकबोन पर है, जो काफी स्ट्रॉन्ग आगे साबित हो सकती है और इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकती है। अगर हमने देखा था कि इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जानिब जो है आउटसोर्स रेस्टोरेंट्स वगैरह किए जाते थे या मुख्तसर कुछ होटल्स वगैरह जो लगता था, मगर अब बड़ा फैसला ये आ रहा है कि इसमें अब हेरिटेज प्रॉपर्टीज होंगी, इसमें असासा होगा या इसमें कुछ ऐसी जायदाद होगी जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर की है। मगर इस आउटसोर्स करने के लिए जो है बिडिंग बेस्ड मॉड्यूल प्रोसेस रहेगा, यानी इसमें बोली लगाई जाएगी और बोली के लिए जी हाँ खास तौर पर इन्विटेशंस दिए जाएंगे लोगों को जो स्पेशली अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल अगर देखेंगे कश्मीर में कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है, कई सारे ऐसे असासे हैं जो अभी तक प्रॉपर्ली मैं कह सकता हूं कि मैनेज भी नहीं किए गए हैं, काफी सारी चीजें डिफंग हो गई है। जबकि आप देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे, मैक्रो फॉरेन कंट्रीज अगर मैं बात करूं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर हम बात करेंगे, वहां पर इस तरह की चीजों को आउटसोर्स करने के बाद जो है टूरिज्म में जाहिर सी बात है इसका एक इंपैक्ट रहता है, इजाफा रहता है। तो कश्मीर में भी कई सारी चीजें हैं जिसमें पार्क्स है, गार्डन्स है, जिसमें कई सारी ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टीज है। अगर इसे आउटसोर्स किया जाता है, बाज़ाब्ता तौर पर अगर इसे बिडिंग बेस्ड मॉड्यूल पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो आने वाले टाइम में जाहिर सी बात है जो टूरिज्म का इस वक्त अच्छा खासा हाव भाव वादी कश्मीर में देखा जा रहा है, पिछले 2 साल से जो काफी ज्यादा मुतासिर हो गया था, मगर इस बारी कश्मीर में सयाह काफी ज्यादा है। तो इन चीजों को अगर यूटिलाइज किया जाएगा, वहां पर अगर कल बिजनेस स्टैंड होता है तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ जो जेएंडके गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है, उनका मानना है कि एक अच्छा खासा बूमिंग फैक्टर और इकोनॉमी में काफी ज्यादा इजाफा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर काफी फायदा होगा ये जो पूरी मसौदा तैयार किया गया है। ये भी बताइएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो है उसे आउटसोर्स किया जाएगा, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टीज हैं या आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टीज की एक लिस्ट अभी तैयार करनी है, और क्या इसमें कुछ टाइम बाउंड है कि कुछ वक्त के अंदर ही इस पूरे लिस्ट को तैयार किया जाए? प्रियंका, देखा जाए तो आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टीज ही है और उन आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टीज का बाज़ाब्ता तौर पर जो लिस्ट है वो तैयार किया गया है, जो बहुत जल्द जी उसमें आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टीज के बारे में नाम भी होंगे और उन प्रॉपर्टीज के साथ साथ वो सारी चीजें जो है बाज़ाब्ता तौर पर सामने आएगी। क्या उसमें पार्क्स एंड गार्डन्स है, क्या उसमें हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, क्या उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अगर देखा जाए वो चीजें हैं जो मुगलों के दौर की भी है। अगर देखा जाए कश्मीर के साथ साथ अगर देखा जाए तो मुगलों का एक जबरदस्त इम्पैक्ट रहा है। मुगल जो जितने भी एम्परर थे उनकी कई सारी चीजें जो है कश्मीर में अभी भी पाई जाती है, जिसमें गार्डन्स है, जिसमें कई सारे ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसे देखने के लिए खासतौर पर सयाह जो है आता तो है मगर पूरी तरह से उसे देख नहीं पाता है। अगर शहर खास की मैं बात करूं तो शहर खास में भी कई सारी ऐसी जी हाँ प्रॉपर्टीज है या कई सारे ऐसे टॉम्स है, कई सारे ऐसे श्राइन्स है, कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है हेरिटेज को लेकर, जिसे देखने के लिए जो है शहरी खास को लेकर बात करें जो सयाह देखना चाहता है। मगर इन सारी चीजों को लेकर अब जो बाज़ाब्ता तौर पर जो लिस्ट सामने नजर आएगा और उसके बाद जो बोली लगेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो सिलेक्टेड और इंप्रेसिव प्रॉपर्टीज कौन है, उसमें काम जो करना है या उसमें जो आने वाले टाइम में जो रेनोवेशन होंगी या खास किस तरीके से उसको आउटसोर्स किया जाएगा, उस आउटसोर्सिंग पर जो लोग होंगे वो किस तरीके का कारोबार करेंगे, वो बहुत बड़ी बात होगी। मगर फिलहाल ये खबर सामने नजर आ रही है कि कई सारी प्रॉपर्टीज को लेकर नई चीज आउटसोर्सिंग को लेकर वादी कश्मीर में सरकार का फैसला। बिल्कुल, शुक्रिया इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया है, अब उसकी जब बोली लगेगी आने वाला वक्त बताएगा किस तरह का कारोबार हो सकता है, किस तरह से उसे डेवलप किया जा सकता है और टूरिज्म को कितना बूस्ट इस मसौदे के बाद मिलेगा।
तो चलिए रुक करते हैं आप सांबा का, क्योंकि सांबा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा में जो फैसला लिया गया था सांबा बस स्टैंड को भाड़े पर देने का, उस आदेश को वापस ले लिया गया है। गुलिस्तान न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। सांबा म्युनिसिपल काउंसिल को आखिरकार इस आदेश को वापस लेना पड़ा। आदेश एक बार फिर बता देते हैं, सांबा बस स्टैंड को भाड़े पर देने का आदेश जो है उसे वापस लिया गया है और सांबा म्युनिसिपल काउंसिल ने ये इस आदेश को वापस लिया है। सभासदों ने भी इस फैसले के विरोध में आवाज उठाई थी। आपको याद दिला दें कि सांबा में जब बस स्टैंड को भाड़े पर देने का फैसला लिया गया था, आदेश जारी हुआ था, उसके बाद इसके विरोध में आवाज उठाई गई थी और मांग उठाई जा रही थी कि इस आदेश को वापस लिया जाए। तो आखिरकार गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर हुआ है। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, क्योंकि इस आदेश को वापस लेने की मांग पहले से ही उठ रही थी, अब क्या कहते हुए क्या कारण दिया गया है जो इस आदेश को वापस लिया गया है? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी थी और कहीं ना कहीं जब ये फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था तो उसके बाद लगातार लोगों द्वारा ये क्यास लगाए जा रहे थे कि फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो हाईवे पर काफी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होगा। जिस कंजेशन को दूर करने के लिए सांबा के लोगों ने एक मांग रखी, आवाज उठाई कि जो न्यू बस स्टैंड सांबा है जिसे आज तक फंक्शनल नहीं किया गया उसे फंक्शनल किया जाए। लेकिन इसे फंक्शनल नहीं किया गया, लेकिन उलट इसका यह देखने को मिला कि न्यू बस स्टैंड सांबा को रेंट पर दे दिया गया म्युनिसिपल काउंसिल सांबा द्वारा और बिना पार्षदों की कंसेंट के, बिना चेयरमैन की कंसेंट से, जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चल पाया था। और सीईओ सांबा ने डील जो है वो कर ली थी जो न्यू नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो कंपनी काम कर रही थी। और उसके बाद न्यू बस स्टैंड सांबा पर डंपिंग स्टेशन जो बना दिया गया, वहां पर मिट्टी के बड़े बड़े डंप लगा दिए गए और कहीं दिखता ही नहीं था कि ये सांबा का न्यू बस स्टैंड है और जिसे नाम दिया गया था पंडित प्रेमनाथ डोगरा बस स्टैंड सांबा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने एक लगातार अपना रोष व्यक्त किया और उसको भी हमने लगातार कवर किया। सीईओ म्युनिसिपल काउंसिल वो अपना तर्क देते हुए नजर आए कि हमने जो किया अच्छा किया, लेकिन उन्होंने लोगों के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने पार्षदों की कंसेंट नहीं ली, प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं ली। लेकिन जब पार्षदों को पता चला तो उन्होंने हाउस में मीटिंग के दौरान यहां पर हंगामा किया और सीईओ मुर्दाबाद के नारे तक लगा दिए। और हम भी यही लगातार कह रहे थे कि आखिर पब्लिक के हित को क्यों नहीं देखा जा रहा। न्यू बस स्टैंड सांबा को अगर फंक्शनल कर दिया जाता तो यहां पर एक्सीडेंट के चांसेस काफी कम होते, लेकिन किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। और जब शहर के लोगों को पता चला, पार्षदों को पता चला, तो 2 दिन पहले हम लगातार इस खबर को अपडेट कर रहे थे और आज इस खबर का असर भी हुआ है। और 2 दिन पहले जो हंगामा देखने को मिला, तो आज उस हंगामे के बाद एक रेजोल्यूशन उस दिन पास किया गया था। उस रेजोल्यूशन में साफ तौर पर सारे पार्षद इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला नजर आ रहा है। 10,000 रुपए मात्र महीने के किराए पर जो इस न्यू बस स्टैंड सांबा को दे दिया गया था, तो लोगों ने यह आवाज उठाई और फाइनली पार्षदों ने कहा कि अगर इसे डिसीजन को रिवोक नहीं किया गया, वापस नहीं लिया गया, तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी जांच एलजी द्वारा करवाएंगे कि यहां पर भ्रष्टाचार दिख रहा है। फाइनली एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है न्यू बस स्टैंड सांबा को खाली करवाने का। उस कंपनी को भी नोटिस दे दिया गया है। उनको 15 दिन का वक्त दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप यहां पर जितना भी डंपिंग मटेरियल है उसे यहां से उठा लें, क्योंकि अब उम्मीद बन रही है कि न्यू बस स्टैंड सांबा को फंक्शनल किया जाएगा। तो मेरे साथ चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल है पवन कोहली जी, जिन्होंने ये ऑर्डर भी जो है वो जारी कर दिया, तो इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तो फाइनल हमने जो खबर दिखाई थी उसका असर देखने को मिला, काफी गहमा-गहमी रही, हंगामा देखने को मिला पार्षदों द्वारा। आपके ऊपर भी बातें रखी गई कि आपने एक डील की है, 10,000 रुपए कराया था, आपने 20,000 के लिए बोला। तो ये सारी चीजें किस तरह से देख रहे हो और फाइनली ये ऑर्डर जो है वो आपकी तरफ से जारी कर दिया है कि अपनी बस स्टैंड सांबा खाली करवाना है इस कंपनी द्वारा, तो क्या आगे पूरा प्रक्रिया रहेगी? ऋषि, सबसे पहले आपका धन्यवाद। अभी ये दो दिन पहले जो पार्षद के साथ जो सीईओ सांबा के साथ जो कंट्रोवर्सी बनी हुई थी न्यू बस स्टैंड को लेकर और किराए को लेकर, हमने उसी का संज्ञान लेते हुए आज कल शाम का यह ऑर्डर हमने निकाली है उस कंपनी के लिए जिनके साथ ये अपना हमारा एग्रीमेंट हुआ था म्युनिसिपल काउंसिल सांबा का, और उसमें हमने कंडीशनल रखी थी उसी कंडीशन के अनुसार कि हम अपनी जो ऑर्डर है वो वापस उसको दिए जाए। तो बेसिकली आज हमने वो ऑर्डर निकाल लिया और जो ऑर्डर उनको कल को हमने दे दिया है
और जो कुछ हिस्सा जो बीच का हिस्सा वो भी साफ हो गया, और कुछ जो मोटे तौर पर जो मटेरियल है वो वहां पे रखा है। उसके लिए उनको 15 दिन का टाइम दिया कि 15 दिन के अंदर ये अपने जो बस स्टैंड वो खाली किए जाए, और ताकि ये जो बस स्टैंड है हम पुनः अपने जो सांबा जो जनता है उनके हवाले कर सके। जो फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है और यहाँ पे जो गाड़ियां रुकती है किनारे पे जाकर, जहाँ अपने सुम्ब रोड पे जाकर गाड़ियां रुक रही है, या जम्मू वाली जो गाड़ियां रोड के किनारे रुक रही है, कठुआ वाली जो गाड़ियां रोड के किनारे रुक रही है, हम एडमिनिस्ट्रेशन भी ट्रैफिक पुलिस अपने एसएसपी उनको भी बोलकर, आरटीओ को बोलकर, जितनी भी गाड़ी है जहां सांबा के लोगों को जो आने जाने की दिक्कत हो रही है, जहाँ गाड़ी को दिक्कत हो रही है, वो सारी की सारी हम गाड़ियां वहां पर वापस वहां पे। एक मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से आपके ऊपर भी ये आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने जो उस डील में हिस्सा लिया है, आप इस डील में शामिल थे, सीओ द्वारा ये कहा गया, और पार्षद भी ये कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं उन्हें कंसेंट में नहीं लिया गया, उनकी कंसेंट नहीं ली गई। क्या आपको लगता है कि जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद थे, या उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच सामने आ रहा है? जी, ये पहले इसका खंडन मैंने पहले भी किया था कि मैंने जब सीओ ने मेरे से बात की है तो मैंने उनसे कहा था कि ये जो 10,000 है ये कम है, इसका जो किराया ये बढ़ाया जाए। और दूसरा जो हमारे हाउस के जो पार्षद है उनके साथ बैठकर मिलकर बात करते हैं, अगर उनकी सहमति बनती है तो फिर हम जैसे भी वो अपना हाउस तय करता है तो ऐसा हम कर लेंगे, लेकिन ये मेरे बिना पूछे या मेरे कंसेंट की उन्होंने कर दिया। यानी आप इस चीज से इनकार कर रहे हैं कि इसमें आपकी कोई इसमें जो वो भागीदारी नहीं? बिल्कुल मैं उसको कंसेंट करता हूं कि इसमें मेरी कोई भी भागीदारी। क्या आपको लगता है कि जो पार्षदों ने हंगामा किया वो जायज था और कहीं ना कहीं उनकी कंसेंट नहीं ली गई? क्योंकि हो सकता था कि वो 9% सांबा को लेकर कुछ और नई तस्वीर लाते, लेकिन उलट उसका ये हुआ कि 9% सांबा को रेंट पर दे दिया गया, और बड़ा अफसोसजनक ये वाकया देखने को मिला जब सांबा के लोगों ने कहा कि इतने फंड्स इनके पास पड़े हुए लेकिन फिर भी 9% सांबा को बेच दिया गया, वहां पर डंपिंग यार्ड बना दिया गया। जी बिल्कुल ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, और जिस तरह से वो बात कर रहे थे ऋषि की, बिना किसी की कंसेंट के जो सांबा बस स्टैंड है उसे भाड़े पर देने का जो आदेश जारी किया गया था, अब गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर हुआ है और उस आदेश को फाइनली वापस ले लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।